अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइन के बाद अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में गैस लीकेज का अंधोनाक वाक़या, खुशियों भरा घर मातम कदा बन गया। अफसोसनाक हादसे में 8 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें दूल्हा दुल्हन और उनकी वालदा भी शामिल हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने धमाका गैस लीकेज करार दे दिया। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि सुबह 7:25 पर धमाका हुआ। आवाम से अपील की है कि रात के वक्त गैस का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जहां शादी की शहनाइयां थीं, अब आहो बका है। इस्लामाबाद का बदकिस्मत घराना गैस लीकेज धमाके की नजर हो गया। वाकया सेक्टर G72 के मकान में पेश आया। धमाके ने खानदान की खुशियां छीन ली। जहां बहक होने वालों में 9 बेहाता दुल्हा और दुल्हन, उनकी वालदा समेत दीगर करीबी रिश्तेदार शामिल हैं। अहले खाना के मुताबिक जोड़े का वलीमा था, सब कुछ बर्बाद हो गया। सारा मेरा खानदान मुक गया, मेरा खानदान ही सारे मौके। सिर्फ एक मेरा पतरिया बचा थे, एक मेरा भरा बचा। 5 घर हैं जिनके अंदर ये धमाके हुए हैं। धमाका हुआ और ऐसे ही है कि जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ है, तो सराउंडिंग में जितने लोग थे हम फिर फ़ौरन उठ के आए हैं और भाग के देखा तो यहाँ पे 5 घरों से मुतासर हुए, लेकिन 2-3 घर बिल्कुल डिमोलिश हो चुके थे। लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने बताया कि धमाका गैस लीकेज से हुआ है। आवाम से अपील है कि रात के वक्त गैस का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। जो इनकी डेथ हुई है 8, उनकी सबकी डिटेल्स अभी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और रेस्क्यू वाले इसकी सारी ले रहे हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ अभी तक पता चला है वो ये कि ये गैस लीकेज की वजह से हुआ है और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो यहाँ पर ये हुआ है। उधर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली, जिसमें कहा गया कि धमाके में 3 मकान मुकम्मल तौर पर जमीन बोस, जबकि 2 को शदीद नुकसान पहुंचा। वाक़े में 8 अफराद जाँ बहक जबकि 12 जख्मी हुए। हलाकतें मलबे तले दब जाने और झुलसने के बायस हुई। अमरीकी हुकूमत का ईरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमलों से मुतालिक संजीदगी से गौर। सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा दावा कर दिया। उधर ट्रंप का कहना है कि ईरान पर हमले का अब तक कोई हतमी फैसला नहीं किया, सूरत हाल को बहुत करीब से देख रहे हैं। ईरान माजी के मुकाबले में आज कहीं ज़्यादा आज़ादी का तालिब है। ईरान मुसीबत में है, आवाम की मदद के लिए तैयार है। हमला कैसे और कब करना है, ट्रंप ने बड़ी बैठक सजा ली। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा दावा कर दिया। अमरीकी हुकूमत ने ईरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमलों से मुतालिक संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। ट्रंप का कहना है कि ईरान पर हमले का अब तक कोई हतमी फैसला नहीं किया, सूरत हाल को बहुत करीब से देख रहे हैं। ईरान माजी के मुकाबले में आज कहीं ज्यादा आज़ादी का तालिब है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीका और इसराइल को फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया है। कौम से खिताब में कहा कि अमरीका और इसराइल ईरान में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। ईरानी अवाम फसादियों और दहशतगर्दों से खुद को दूर रखें, फसादियों को इंतशार फैलाने की इजाज़त ना दें। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज के 14वें रोज़ भी सूरत हाल कशीदा। तेहरान के शुमाल मगरबी इलाकों समेत शिराज और दीगर शहरों में मुजाहिरे जारी। इंतज़ामिया और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 218 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। मुल्क में इंटरनेट और टेलीफोनिक सर्विस बंद है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने वार्निंग दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल और खित्ते के अमरीकी अड्डे हदफ होंगे। पर से लेकर अब तक एहतजाज के दौरान झड़पों में 218 अफराद जान की बाजी हार गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक जाँ बहक अफराद में सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल है। मुल्क में इंटरनेट और टेलीफोनिक सर्विस भी बंद है। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के 200 से जायद मुंतजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने वार्निंग दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डे हदफ होंगे। ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमले के पेश नज़र इसराइल में भी हाई अलर्ट। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान अहम टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें शाम और ईरान समेत खुसूसी तौर पर ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुफ्तगू की मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आ सकी। ईरान में वाईफाई डाउन है और ईरान में टेलीफोन का निज़ाम भी मुतासिर है। ईरान में पाकिस्तानी कौंसलेट की लैंडलाइंस भी बहाल हैं। बज़रिया सड़क पाकिस्तान जाने वाले अफराद बॉर्डर बंद होने के बायस पहले पहुँचे। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू की खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान वापस जाने वाले अफराद बॉर्डर बंद होने से 4 घंटे पहले पहुँचे।
پاکستان واپس جانے والے افراد پاسپورٹ پر اسٹیمپ ضرور لگوائیں. واپسی کے خواہش مند پاکستانی طلبہ اپنا پروسیجر باضابطہ مکمل کر کے جائیں. ایرانی بارڈر اتھارٹیز سے بھی سفارت خانہ مکمل رابطے میں ہیں. ہم نے ایمبیسی کے اندر ایک یونٹ بنا دیا ہوا ہے جس کے اندر 3 آفیسرز ہیں اور ایمبیسی کی لینڈ لائنز اویلیبل ہیں. ہماری کانسولیٹس کی لینڈ لائن چل رہی ہیں. آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ان لینڈ لائن کے تھرو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ایران میں ابھی وائی فائی کمپلیٹلی ڈاؤن ہے. کمیونیکیشن کے بریک ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں بہت پرابلم آ رہی ہے. آج ہرمزگان یونیورسٹی کے تقریباً 72 اسٹوڈنٹس چلے گئے ہیں پاکستان. وہ بارڈر کراس کر گئے. ہم نے ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کیا وہاں پہ بارڈر کراسنگ کے لیے. اس طرح زنجان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی چلے گئے ہیں. وہ کل پہنچیں گے تو ہم ان کے لیے بھی کوآرڈینیشن کر رہے ہیں. اور جو آپ کی اسینشیل چیزیں ہیں وہ اپنے پاس رکھیں اور جو فارن منسٹری کی ایڈوائزری ایشو ہوئی ہے آپ کائنڈلی اس کے اوپر عمل کریں. پشاور میں 9 مئی کے واقعات سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے. پنجاب فورنزک سائنس لیبارٹری نے ان واقعات کی ویڈیوز کی تصدیق کا عمل کر لیا ہے. رپورٹ تیار کر لی جس میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کامران بنگش اور تیمور جھگڑا سمیت اہم سیاسی شخصیات کی ویڈیوز میں موجودگی کی تصدیق کی گئی ہے. پشاور میں 9 مئی کے واقعات سے متعلق ویڈیوز کی فورنزک تصدیق کا مرحلہ مکمل ہو گیا. پنجاب میں فورنزک سائنس لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر 9 مئی کے واقعات سے متعلق ویڈیوز اور آڈیو ویژول مواد کا تفصیلی تجزیہ کیا. رپورٹ پشاور کے تھانہ شرکی کی جانب سے بھجوائی گئی USB میں موجود مواد کی بنیاد پر تیار کی گئی جس میں مجموعی طور پر 16 ویڈیوز کا فریم با فریم تجزیہ کیا گیا. فورنزک رپورٹ کے مطابق 9 مئی کے واقعات میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کی ویڈیوز میں موجودگی کی تصدیق ہو گئی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ متعدد ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے، تاہم چند ویڈیوز میں لوگو ٹیکسٹ کے اضافے کی نشاندہی کی گئی. فورنزک ماہرین نے سہیل آفریدی کی پروفائل تصویر کو 9 مئی کی ویڈیوز میں موجود شخص سے ملا کر دیکھا جس کے بعد تصدیق ہوئی کہ پروفائل تصویر اور ویڈیو میں موجود شخص ایک ہی ہیں. اسی طرح عرفان سلیم، کامران بنگش اور تیمور جھگڑا کی پروفائل تصاویر اور ویڈیوز میں موجود افراد کے درمیان بھی واضح مطابقت پائی گئی. رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ تمام تجزیہ صرف ویژول مواد تک محدود رکھا گیا ہے اور کسی قسم کے آڈیو سیاق و سباق پر رائے نہیں دی گئی. فورنزک رپورٹ کی تیاری کا عمل 19 دسمبر سے 23 دسمبر 2025 کے دوران مکمل کیا گیا. واضح رہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں پولیس سے رپورٹ طلب کی تھی جس کے بعد پولیس نے ویڈیوز کے تجزیے کے لیے مواد پنجاب فورنزک سائنس لیبارٹری کو بھجوایا تھا. کراچی میں PTI کا جلسہ، نمائش چورنگی پر PTI کارکنوں کی جانب سے میڈیا کے نمائندوں سے بدتمیزی کا واقعہ. میڈیا کے نمائندوں کو گالیاں دیں اور دھمکیاں دی گئیں. کارکنان نے نمائش چورنگی کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا. شرپسند عناصر نے نجی نیوز چینل کی DSNG کے شیشے توڑ دیے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے SSP ایسٹ سے تفصیلات طلب کر لی ہیں. صوبائی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ کسی کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وزیر داخلہ کی شرپسندوں کو گرفتار کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نہیں بلکہ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن ملاقات کریں گے. پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما شازیہ مری کی بول نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ وتھ نادیہ مرزا میں تصدیق. کہا کہ مصروفیات کی وجہ سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی سے نہیں ہو سکے گی. ملاقات میری نالج میں تو سندھ حکومت کے ساتھ ان کی کوئی کینسل نہیں ہوئی ہے. البتہ چیف منسٹر سندھ کے بہاف پہ اب جو سندھ حکومت کے سینئر منسٹر ہیں شرجیل انعام میمن صاحب، ان سے ملاقات جو ہے مطلب اویلیبلٹی ہے. چیف منسٹر صاحب کی اویلیبلٹی جو ہے وہ نہیں ہے، اسی لیے ان کے بہاف پہ شرجیل انعام میمن صاحب ملاقات کے لیے تیار ہیں. اور یہ میٹنگ بھی میں تھوڑا سا جو میری نالج میں ہے، میرا خیال ہے CM سندھ نے انہیں فون کیا تھا جب وہ آ رہے تھے اور دونوں کی بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی تو ہم ایکسٹینڈ کریں گے. تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ملاقات بھی ہونی چاہیے، تو آپس میں انہوں نے یہ طے کیا تھا. ان کی کوئی کمٹمنٹ ایسی ہے جس سے وہ نکل نہیں سکتے. لیکن فار دا ریکارڈ ابھی بھی سندھ حکومت کی نمائندگی جو ہے وہ موجود ہے اور CM کے بہاف پہ ان کے جو منسٹر ہیں، سینئر لیول کے منسٹر ہیں، وہ ان سے مل رہے ہیں. مظلومیت کی آڑ میں فتنہ پروری بلوچ یکجہتی کمیٹی کا شیوا رہی. حقوق کی آڑ میں تنظیم فتنہ الہندوستان کی پراکسی بنی ہوئی ہے.
BYC से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ क़यास आराई नहीं बल्कि गुज़िश्ता साल से मुसलसल सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अफ़वाज पाकिस्तान ने हर साजिश और फितने को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म कर रखा है। बलोच यकजहती कमेटी की हकीकत बेनकाब हो गई। DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ने प्रोपेगेंडे का पर्दा चाक किया। 23 मई 2025 को वाज़े किया कि बलोच यकजहती कमेटी दहशतगर्द नेटवर्क्स की प्रॉक्सी और सहूलतकार के तौर पर काम कर रही है। BYC की मारंग बलोच की अनमस्क करें उनका मस्क शुदा ईवल शक्ल जो कि इनके ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। दहशतगर्द की ना इसका कोई इंसानी से ताल्लुक है, ना मजहब से ताल्लुक है, ना उसका ह्यूमन राइट्स से कोई ताल्लुक। वो जो तस्वीर मिसिंग पर्सन की लेके फिरते हैं, जब ये दहशतगर्द मारे जाते हैं तो हम उनके DNA कराते हैं, शनाख्त कराते हैं। उनमें से आधे तो जो उनसे उन मिसिंग पर्सन की लिस्ट में जिनको लेके फिरते। जबरी गुमशुदगियों के बयानिए को मुनज़्ज़म हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। महरंग बलोच की क़यादत में हलाक दहशतगर्दों की लाशें जबरदस्ती तहवील में लेने की कोशिश की। दहशतगर्दों की हलाकतों को फौरी तौर पर लापता अफराद के बयानिए में शामिल करके हक़ाइक़, शनाख्त और वाबस्तगी सामने आने से पहले ही मुतासरा होने का तासुर कायम किया जाता है। गुज़िश्ता दिनों तुर्बत में साजिद अहमद और दीगर सहूलतकार गिरफ्तार किए गए जो BYC से करीबी ताल्लुक रखते हैं और दहशतगर्द कार्रवाइयों में नौजवानों की भर्ती और सहूलतकारी में मुलव्विस थे। DIG CTD के मुताबिक नौजवान सहूलतकार सरफराज और बेजन को तंजीम में शामिल करके एहतजाजी मुजाहरों और सड़कों की बंदिश में फ़ाल बनाया गया। खानदानी नुकसान और महरूमी के जज्बात को नौजवानों को दहशतगर्द सरगर्मियों की तरफ धकेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। BYC को नाबालिगों की इब्तिदाई भर्ती, बैनुल-अक़वामी प्रोपेगेंडा और फितना अल हिंदुस्तान के लिए फ़ाल विंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक मार्च 2025 से हालिया शवाहिद तक एक मुसलसल सरकारी रिकॉर्ड तश्कील पाया है जो BYC के हकीकी चेहरे को जाहिर करता है। हर वो बंदा या बच्चा या जो फैसिलिटेटर इस वक्त कर रहा है उसका कहीं न कहीं से लिंक BYC के साथ जरूर है। साजिद अहमद भी BYC के साथ रहा। हुकूमत ने कोयटा और तुर्बत में बहाली मराकज़ कायम किए हैं जहाँ नौजवानों को नफ्सियाती मुशावरत और समाजी बहाली फराहम की जाएगी। इन मराकज़ में नफ्सियाती मुशावरत, वालिदैन से राब्ता और समाजी बहाली पर तवज्जो दी जाएगी। माहिरीन के मुताबिक बलोच यकजहती कमेटी एक आज़ाद इंसानी हुकूक की तंजीम के तौर पर काम करने के बजाय फितना अल हिंदुस्तान का सॉफ्ट फेस, भर्ती का जरिया, बयानियाती ढाल और बैनुल-अक़वामी राब्ताकारी का मुतहरिक विंग बन चुकी है। भारत ने LOC पर जासूसी के इल्ज़ाम में एक और कबूतर को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर के अखनौर सेक्टर के करीब एक मकामी लड़के ने मुश्तबा कबूतर को पकड़ा जिसे बाद में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पुलिस के हवाले कर दिया गया। मकामी अफराद के मुताबिक कबूतर को मज़ीद तफ्तीश के लिए भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों के हवाले किया जा रहा है जहाँ उससे मुमकिना खुफिया सरगर्मियों के बारे में तहकीकात की जाएंगी। पाकिस्तानी नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मयार की IT शोबे की तालीम और तरबियत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IT माहिर मरहूमा अरफा करीम के वालिदैन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा कि अरफा करीम की IT शोबे में लाजवाल खिदमात के एतराफ़ में लाहौर में वाक़ IT टावर को मरहूमा के नाम से मंसूब किया गया जो अब अरफा करीम टावर के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान को खित्ते में IT शोबे का मरकज़ बनाने के लिए हुकूमत दिन रात कोशा है। नौजवानों को IT की तालीम और तरबियत और IT शोबे में एंटरप्रेन्योरशिप की हौसला अफजाई की जा रही है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ ने नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म दे दिया है। नवाज़ शरीफ कैंसर अस्पताल सरगोदा में नवाज़ शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट समेत दीगर की तकमील की डेडलाइन मुकर्रर की है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने लाहौर में नवाज़ शरीफ कैंसर और जिना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट को इसी माह ओपन करने की हिदायत की है। नवाज़ शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर्स मुकम्मल हो गए। मरीज़ों के लिए वेटिंग एरिया, मस्जिद और डॉक्टरों की रिहाइशगाहें भी मुकम्मल हो गई हैं। पाकिस्तान के पहले नवाज़ शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर का इसी माह आगाज़ होगा जिसमें सीनियर डॉक्टर्स और प्रोफेशनल स्टाफ की भर्तियां शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने लेडी वेलिंगटन अस्पताल की तामीरी नौ भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। मरीम नवाज़ का कहना था कि नवाज़ शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर में पाकिस्तान भर से आने वाले हर कैंसर मरीज़ का इलाज होगा।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं को मुशावरती इजलास तलब कर दिया है। मुशावरती इजलास आज शाम 4 बजे स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में कौमी असम्बली के 23वें इजलास की कार्रवाई को चलाने से मुतालिक मामलात को ज़ेर गौर लाया जाएगा। अयाज सादिक का कहना है कि इजलास के दौरान कौमी असम्बली में ज़ेर गौर आने वाले अहम मामलात पर मुशावरत होगी। इजलास में शिरकत के लिए तमाम पार्लियामानी सरबराहान को आगाह कर दिया गया है। आगे बढ़े आपको बताएं कि कराची में आधे घंटे के दौरान हैवी ट्रैफिक ने 2 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। बल्दिया में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, शनाख्त ताहाल न हो सकी। ट्रॉलर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रॉलर तहवील में ले लिया। साइट एरिया वलीका चौरंगी के करीब भी ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की लाश को ईदी एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2026 में मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में जाँ होने वालों की तादाद 33 हो गई है। कराची के इलाके महमूदाबाद अख्तर कॉलोनी सेक्टर डी में सुबह सवेरे मुसल्लह मुलजमान की लूटमार। 2 मोटरसाइकिलों सवार पर 4 मुलजमान ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलजमान ने दूध खरीदने आने वाले शहरी को भी लूट लिया। मुतासरा दुकानदार का कहना है कि डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली नवेद एंथोनी की रिहाइशगाह भी जाए वारदात के सामने ही है। वाक़े के वक्त डिप्टी स्पीकर की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस मोबाइल तो मौजूद थी, लेकिन एहलकार नहीं थे। रावलपिंडी की थाना सिविल लाइन की हुदूद में डकैती की वारदात। डिलीवरी बॉय को गन पॉइंट पर लूट लिया गया। डिलीवरी बॉय निजी कंपनी का पार्सल देने के लिए एक घर के सामने खड़ा था। उसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह अफराद 1 लाख रुपए से ज़ायद नकद छीन कर फरार हो गए। वारदात गुज़िश्ता शाम शेर जमान कॉलोनी में हुई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान नेवी के फ्लोटेला के जहाज़ों ने ओमान की पोर्ट सुल्तान काबूस का दौरा किया है और पाकिस्तान नेवी और PNS के जहाज़ों की रॉयल ओमान नेवी के जहाज़ खतब के साथ मश्क में भी हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक पोर्ट सुल्तान काबूस का दौरा करने वाले पाक नेवी के जहाज़ों में PNS राहनूर और PNS मददगार और PNS कश्मीर शामिल हैं। बंदरगाह पहुंचने पर ओमानी हुकाम ने पाकिस्तानी जहाज़ों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान मिशन कमांडर और कमांडिंग अफसरों की ओमान की बहरी क़यादत से मुलाकातें भी हुईं। ISPR के मुताबिक मशक़ का मकसद दोनों बहरी अफवाज की हम आहंगी में बेहतरी लाना था। 2 तरफ़ा बहरी मशक़ों के जमात और मुमलिकत नवाज़ीलैंड के शहज़ादे प्रिंस लैम्बो मोजी से भी उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसमें मसला जम्मू कश्मीर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इंजीनियर अमीर मकाम ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए जनूबी अफ्रीका की मुसलसल सिफारती हिमायत पर प्रिंस लैम्बो का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून जनूबी अफ्रीका की जानिब से वफाकी वज़ीर के एजाज़ में एक पुरतकल्लुफ़ इशाइया भी दिया गया। तीसरे T20 में श्रीलंका की पाकिस्तान को 14 रन से शिकस्त। 8 विकेटों पर 146 रन जोड़ने वाले ग्रीन शर्ट्स 161 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रहे। आइलैंडर्स ने हराकर 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान ने जीता, दूसरा मार्का बारिश की नज़र हो गया था। तीसरे T20 में श्रीलंकन बैटर्स ने जमकर पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की, जो बस जिस स्पीड पर आया उसको उसकी दुगनी रफ्तार से बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकी। वसीम जूनियर ने खजानों के मुंह खोलते हुए 3 ओवर्स में 54 रन दे डाले। नसीम शाह ने 3 ओवर्स में 35 रन का सौदा किया। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी टीम के मैचेस की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान ने अपनी दस्तयाबी जाहिर कर दी। PCB ज़राए के मुताबिक श्रीलंका में ग्राउंड्स की महदूद दस्तयाबी पर पाकिस्तान के तमाम मैदान मैचेस के लिए दस्तयाब हैं। सिक्योरिटी खदशात के बायस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम को भारत भेजने से इनकार कर चुका है। BCB ने ICC से बांग्लादेश के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने को कहा है। भारत बांग्लादेश क्रिकेट तनाज़ा, पाकिस्तान के मामले में जबरदस्त एंट्री। PCB ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए बांग्लादेशी टीम के मैचेस की मेजबानी के लिए अपनी दस्तयाबी जाहिर कर दी। मौके पर इख्तियार किया कि पाकिस्तान के तमाम ग्राउंड हाजिर हैं। बांग्लादेशी टीम के मैचेस का इनेकाद कोई बड़ा मसला नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी और ICC वेमेन क्वालिफायर पाकिस्तान में हो चुके हैं, तो ये मैचेस भी आसानी से करा सकते हैं। PCB ने टीम की सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए भारत न जाने का फैसला किया हुआ है। इस सिलसिले में ICC को बांग्लादेश के मैचेस भारत से मुंतकिल करने या न करने के हवाले से हतमी फैसला करना है। भारत और श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप के मुश्तरका मेजबान है। पाकिस्तान के तमाम मैचेस श्रीलंका में शेड्यूल है।
T20 वर्ल्ड कप मैचेस के लिए भारत आने से बांग्लादेश का साफ इनकार। आईसीसी के सरबराह जय शाह ने बीसीसीआई टॉप ऑफिशियल्स के साथ सर जोड़ दिए। ज़राए के मुताबिक होने वाली मुलाकात में जय शाह ने बोर्ड हुकाम को बयानबाजी से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक जय शाह ने कहा है कि इस वक्त खामोशी इख्तियार करना तनाज़े को मज़ीद बढ़ने से रोकने में मददगार साबित होगा। जय शाह ने बीसीसीआई को आईसीसी के प्लेटफॉर्म से तनाज़ा जल्द हल कराने की यकीन दहानी भी करा दी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। यकबस्ता हवाओं ने मौसम की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमास से कई दर्जे नीचे, जबकि मैदानी इलाकों में सिंगल डिजिट को पहुंच चुका है। पीटीएमए ने 16 जनवरी तक सर्दी की शिद्दत से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, पोटोहार रीजन में शदीद सर्दी के बाइस बर्फबारी के इम्कानात हैं। धुंध और स्मोक की सूरत हाल में भी इजाफा मुतवक्के है। मुल्क का मौसम ठंडा ठार, कहीं बर्फबारी, कहीं यकबस्ता हवाएं। लेह मुल्क का सबसे सर्द इलाका, दर्जे हरारत -14 रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -13, गोब्स में -10, हुंजा गिलगित में -8, कल्लात और बिगरोट में -6, दीर में -5, कोयटा में -3, जबकि मरी और एबटाबाद में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में भी फ्रीजिंग पॉइंट पर चला गया। कल्लात में यकबस्ता हवाओं से पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आजाद कश्मीर में शदीद सर्दी के डेरे दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड। बर्फबारी वाले इलाकों में सयाहों की आमद जारी है, जो दिलकश मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। पीडीएमए ने 16 जनवरी तक सर्दी की शिद्दत से मुतल्लिक अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, मरी, गलियात, पोठोहार रीजन में शदीद सर्दी के साथ बर्फबारी के इम्कानात हैं। धुंध और स्मोक की सूरत हाल में भी इजाफा मुतवक्के है। पीडीएमए ने सियाहत, तालीम, सेहत, ज़राअत, लोकल गवर्नमेंट, जंगलात और दीगर महकमों को मुरासिला जारी कर दिया। तमाम महकमों को सर्दी से बचाव के लिए मुनासिब इक़दामात और हस्पताल, सेहत मराकज़ को अमले की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। कराची में कड़ाके की ठंड, आइंदा 2 रोज़ के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। यकबस्ता हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी की बोल न्यूज़ से बातचीत। कहा इस हफ्ते शहर में हल्की बारिश भी हो सकती है। देखिए, ये 2 से 3 दिन तक जो है वो 8 से 10 डिग्री के दरमियान जो है टेम्परेचर रहेगा और फिर ये ग्रेजुअली बढ़ता रह जाएगा। और फिर अभी पीछे एक वेदर सिस्टम है जिससे शायद थोड़ा सा क्लाउडी भी रहे और मिस्टी वेदर भी रहे। वैसे तो जो हमारा अपर सिंध है उसमें तो है काफ़ी टेम्परेचर 3-4 डिग्री तक गिर चुका है। तो अभी एक स्पेल आ रहा है वेदर का, उससे हो सकता है कि हल्की फुल्की बारिश जो है वो एक हफ्ते के दरमियान जो है हो जाए, लेकिन वो कराची में नहीं होगी। अगर कराची में हुई भी तो वो लाइट रेन होगी। खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।